नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मत थको, मत झुको, अपने आप पर भरोसा रखो। मत थको, मत झुको, अपने आप पर भरोसा रखो। और वक्त चाहे जैसा भी हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों, अपने आप पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, आओ इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं जो पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर है, उनमें जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और वो एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। हर प्रश्न को जो जनरली हो रहा है उसको वैसे करेंगे और ट्रिक भी अपन सीखेंगे। तो आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76, 76वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इनमें से कोई विकल्प होगा, मतलब इनमें ब्लैंक दिया गया है, वो बताना है कि वहाँ वहाँ पर क्या क्या आएगा। देखो, जैसे इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए, फिर ए और फिर ब्लैंक, बी, सी, बी, ब्लैंक, ए, बी, सी, 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 फिर ब्लैंक, और बाकी की चीज़ें इधर लिख रहा हूँ, बी, सी, ए, ब्लैंक, ए, बी और सी। तो दोस्तों, इसमें देखो कोई सीरीज बन रही होगी, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि नीचे इनका अल्फ़ाबेट का जो नंबर आता है वो लिख लेते हैं। ये एक है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये दो है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और ये दो है, ये तीन है, और यहाँ पर कोई वर्ड आएगा, वो क्या आएगा मेरे को नहीं पता। अब देखो दोस्तों, इसमें एक कुछ चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो, आप इसको पीछे की तरफ से देखोगे, देखो यहाँ पर 123 है, फिर दो स्थान छोड़ा, और यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर मैं एक लगा दूँ तो ये भी 123 हो जाएगा, फिर दो स्थान छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर 123 हो जाएगा, फिर दो स्थान छोड़ देंगे, और अगर यहाँ पर ए लगा दूँ तो फिर 123 हो जाएगा और फिर दो स्थान छोड़ देंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं लिखता हूँ, यहाँ ए लिखा तो ये ABC हो गया। यहाँ अगर मैं बी लिखूं तो ये देखो, दो ए हो गया, दो बी हो गया, और अब यहाँ पर दो सी आ रहा है, तो यहाँ पर ABC बनाने के लिए यहाँ पर एक ए लिखना पड़ेगा, यानी A1 हो जाएगा। ये ABC हो गया, और फिर वापस दो ए आएंगे, यहाँ पर ए आएगा, तो ये दोस्तों यानी ABACA, यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 हमारा क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। यानी ये एक युग्म दिया गया है, कैंची, कपड़ा। कपड़ा से जिस प्रकार कैंची संबंधित है, उसी प्रकार का संबंध आपको ऑप्शन में से बताना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है कमल कागज, तो कमल और कागज का जो आंसर है वो उस प्रकार का नहीं है। भट्टी, कोयला, यानी देखो कैंची से कपड़े को काटते हैं, यानी कलम से कागज को नहीं काटते हैं अपन। भट्टी से कोयले को भट्टी में गर्म किया जाता है, काटा नहीं जाता है। चट्टान, पत्थर, ये भी नहीं है। और इसका उत्तर हो गया उस्तरा और बाल। दोस्तों, इसका उत्तर हो गया उस्तरा, बाल, यानी उस्तरे से अपन क्या करते हैं, बालों को काटते हैं। तो इसका उत्तर हो गया डी। अब देखो, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 78 है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यानी दोस्तों, इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं उनके डायरेक्ट में अल्फाबेट के नंबर लिख लेता हूँ और देखते हैं वो कौन सा उनमें से भिन्न आ रहा है। जैसे MQT, M का तो होता है 13, Q का होता है 17 और T का होता है 20। इसी प्रकार लिया है HLP, H का होता है 8, L का होता है 12 और P का होता है 16। ये लो जी। अब दिया हुआ है IMQ, I का होता है 9, M का होता है 13 और Q का होता है 17। इसी प्रकार दिया EIM, E का नंबर होता है 5, I का होता है 9 और M का होता है मेरा 13। तो देखो दोस्तों, इनमें कौन सा भिन्न है? देखो, इन दोनों का अंतर देखेंगे अपन, 4 आएगा, इन दोनों का अंतर 3 आएगा, इधर इन दोनों का अंतर 4 आया, इधर इनका अंतर भी 4 आया। इधर देखा, इसका अंतर 4 और इसका अंतर भी 4, इधर देखा तो इसका अंतर 4 और इसका अंतर भी 4। तो देखो दोस्तों, सब में अंतर 4-4 आ रहा है, पर इस वाले जो ऑप्शन ए है इसमें एक में अंतर है वो 3 आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? ए इसका उत्तर हो गया, क्योंकि उसमें एक अंतर 3 आ रहा था। अब देखो, ये अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7 अक्षर
के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों ये बोल रहा है पीछे से दाईं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला में चलना है। और ये बोल रहा है 7वां अक्षर है यहाँ पर, ये लो जी 7वां अक्षर है। और फिर कह रहा है 7वां अक्षर। अब ये इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें जाकर आप देख लेना। जब दाएं के दाएं और बाएं के दाएं दिया हुआ तो किस प्रकार उसको हल करते हैं। यानी ये बोल रहा है फिर उसके कितना है 11वां, यानी ये पीछे से कितना होगा 11 और 7 18, यानी राइट साइड से तो उसका 18वां स्थान है, तो लेफ्ट साइड से उसका स्थान कितना हो गया दोस्तों? तो लेफ्ट साइड से उसका हो जाएगा 26 - 18 + 1, यानी कितना हो जाएगा 2 और 6 8 और 1 9, यानी 9वां स्थान होगा लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से 9वें स्थान पर आई आता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो गया मेरा सी, इसका उत्तर हो गया दोस्तों सी। ये इस प्रकार के सीरीज वाले प्रश्नों को आप दोस्तों, ये इस प्रकार के प्रश्न पटवारी में जरूर आएंगे। और एक जो आगे मैं बताता चलूंगा किस किस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न तो आपको 100% मिलेंगे ही। अब देखो, अब आगे वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 80 की तरफ। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है दोस्तों कि रेबीज एक रोग है। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पटवारी में जरूर मिलेंगे। और ये कह रहा है कि ये जो पैराग्राफ दे रहा है उसको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। और जो इस पैराग्राफ में कहेगा उसी को मानना है अपन को, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानना है। देखो, रेबीज एक रोग है, ठीक है, जो रेबीज संक्रमित जानवरों से साधारणतः कुत्ते के काटने से मनुष्य एवं जानवरों में संचरित होता है। रेबीज एक रोग है और सामान्यतः और भी जानवर से होता है, पर सामान्यतः ये कुत्ते के काटने से होता है संचरित। ये संक्रमित जानवर की लार में उपस्थित विषाणु के द्वारा होता है, जो पीड़ित के घाव पर जमा हो जाता है और कई गुना बढ़कर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की ओर बढ़ जाता है और इलाज नहीं कराया गया। इस प्रकार के लगभग आधे केसों में रेबीज विकसित हो जाता है। रोग के लक्षण काटने के 1 से 3 महीने बाद शुरू होते हैं। भारत में रेबीज निदान के लिए बहुत कम लेबोरेटरी जांच उपलब्ध है। कुत्ते के काटने से हुए घाव को साबुन और पानी से तत्काल धोना एहतियाती उपायों में शामिल है। घाव का इलाज सेटावायग स्प्रिट और आयोडीन का टिंच घोल से भी किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या बोल रहा है ये रेबीज के बारे में, ठीक है। अब प्रश्न है मेरा कि रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवर को संचरित हो सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसका उत्तर तो निश्चित सही है कि ये खुले हुए कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवर को संचरित होगा। इसमें इस पैराग्राफ में कहा है ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। इसका उत्तर निश्चित ही सही है, यानी 80वें में उत्तर क्या हो गया दोस्तों? 80 में उत्तर हो गया सी। अब देखो 81वां प्रश्न है मेरा। 81वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखो 81वां प्रश्न है, रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर एक रेबीज का फैलाव है। तो दोस्तों इसमें कहा है कि रेबीज निश्चित तौर से दूसरे को काटने पर फैलेगा। तो ये इसका उत्तर भी क्या है? निश्चित ही सही है। ये उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? निश्चित ही सही होगा, उत्तर डी हो जाएगा। अब देखो 82वां प्रश्न क्या कह रहा है? रेबीज की पहचान के लिए खुले घरेलू कुत्तों के लार की समय समय पर जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों ये जांच कराने के लिए इस वाले पैराग्राफ में इसने कहीं भी नहीं कहा कि इसकी जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इसका तो डेटा मेरे पास क्या है? डेटा ये अपर्याप्त है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखो ये प्रश्न नंबर 83 है। प्रश्न नंबर 83 मेरा क्या कह रहा है? सिमरन ने राहुल को बताया, ये इधर कोई सिमरन लड़की है और इधर कोई राहुल नाम का लड़का खड़ा है। उसने इसको बताया, क्या बताया? वह लड़की मेरे मित्र की, इसकी फ्रेंड है कोई, इसकी मित्र की माँ के, और इसकी माँ को मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया और ये माँ है, इसको माइनस लिख दिया, ठीक है। मित्र की माँ के जीजा की, यानी इसकी मित्र की माँ है और उसकी कोई बहन है और उसका हस्बैंड है, वो इस मित्र की माँ का जीजा होगा और इनको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखो आगे क्या है? वह लड़की सिमरन की, अब माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी, यानी इसकी सबसे छोटी बेटी है, यहाँ पर कोई लड़की है, बेटी है जो, तो वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों ये वाली जो लड़की होगी वो इसकी मौसी की लड़की होगी, यानी ये क्या होगी? इसकी कजिन होगी। ये क्या होगी दोस्तों? ये इसकी कजिन, यानी उत्तर हो गया इसका सी हो गया। अब देखो दोस्तों, यदि बस कोड
BUS को DWU कुटित किया गया है, तो आप ROBS का कूट क्या बनाएंगे? देखो ये है BUS, यानी इसके सामने इसका नंबर लिख लेता हूँ 2, 21 और 19। इसको क्या लिखा है इसने? D यानी 4, D और W और U, यानी D का मतलब यहाँ पे 4, यहाँ 23 और U का 21। अब देखो इसमें दोस्तों ये 2 है, ये 4 है, यानी प्लस का 2 हो रहा है। ये 21 है, ये 23 है, यानी प्लस का क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। ये 19 है और ये 21 है, यानी प्लस का 2 हो रहा है। यानी जो भी होगा अब उसमें प्लस के 2 करेंगे। अब देखो ROB और S, इसका नंबर भी लिख लेता हूँ साथ में, 18, 15, 2 और 19। अब देखो इसमें 2 जोड़ेंगे, प्लस के 2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 पे आएगा मेरा RST, T आ जाएगा 20 पे। अब देखो ये है 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा दोस्तों, 17 पे आएगा मेरा Q, TQ, और 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 4, 4 पे आएगा D, यानी TQD जिसमें आ रहा है वही मेरा उत्तर है। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये आपको छोटी छोटी ट्रिक है जिससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर। ये इसका उत्तर हो गया D। अब देखो दोस्तों, अब हम आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है मेरा? प्रश्न नंबर 85, महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। मतलब यहाँ पर कोई महेश नाम का लड़का था और ये पश्चिम की तरफ इधर 20 मीटर चल गया। ये लो जी, ये चल गया 20 मीटर, बाईं ओर मुड़ा, यानी ये इधर मुड़ा, ये लो जी बाईं ओर इधर मुड़ गया, 20 मीटर चला, दोबारा दाएं मुड़ा। अब दोस्तों ये इधर इस दक्षिण की दिशा में चल रहा है तो ये इधर मुड़ा, दाएं मतलब दायां इसका इधर इस तरफ होगा, यानी ये कितना चला? 20 मीटर चला, ठीक है। और दोबारा दाएं मुड़कर वो 20 मीटर चल गया, यानी यहाँ से भी वो दाएं मुड़ा और कितना चल गया? 20 मीटर चल गया। तो दोस्तों ये कह रहा है कि अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मेरे पास आ गई, ये 20 है तो ये भी कितनी होगी? 20। तो ये बोल रहा है कि अब महेश अपने से शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें दोस्तों तो 20 ये वाली है और 20 ये वाली है, तो 20 + 20 कितनी होगी दोस्तों? 20 + 20 मेरी 40 होगी, यानी इसका उत्तर कितना हो गया? 40 मीटर। ऑप्शन ए, यानी उत्तर ए हो गया दोस्तों। अब देखो ये आ गया मेरा प्रश्न नंबर 86, और प्रश्न नंबर 86 है ना, इसको पढ़ते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो इसको मिटाते हैं एक बार, उसके बाद प्रश्न नंबर 86 को हल करते हैं। ये लो जी, प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है मेरा? HIJKLM और N केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। H और K का पड़ोसी है L, यानी H और K का पड़ोसी है, मतलब H और K के बीच में आएगा दोस्तों, H और K के बीच में आएगा। ये लो मैंने यहाँ मान लिया K और यहाँ मान लिया मैंने H, और ये बोल रहा है इनका पड़ोसी क्या है? इनका पड़ोसी दिया गया है L है, तो इस L को मैंने यहाँ पर मान लिया। ये लो जी मैंने L मान लिया इनके बीच में। अब क्या कह रहा है वो? अब कह रहा है वो M और J के मध्य N नहीं है, यानी ये M और J के मध्य क्या नहीं आना चाहिए? N नहीं आना चाहिए। ये लो जी नहीं आएगा। आगे देखते हैं, M H के तत्काल दाएं बैठा हुआ है, M H के तत्काल दाएं, यानी यहाँ पर बैठा हुआ है M H के तत्काल दाएं इस तरफ बैठा हुआ है। और क्या बोल रहा है? ये I N के बाएं से दूसरा है, N के बाएं से दूसरा I है, N के। अब देखो इसमें ये 1 2 3 4 हो गए, तो अब 3 लोग और रह गए, 1 2 और 3। अब ये क्या कह रहा है मेरा कि N के बाएं दूसरा है, I N के बाएं दूसरा है, यानी I अगर यहाँ पर है तो N क्या होगा मेरा दोस्तों? N मेरा यहाँ होगा, और बाकी बच गया मेरा J, तो मैंने J को यहाँ पर बैठा दिया। अब क्या कह रहा है ये प्रश्न में, क्या पूछा है उसने वो देखते हैं। निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है? तो देखो दोस्तों, पहला व्यक्ति यानी L I के बाएं बैठा है क्या? L I के बाएं नहीं बैठा, यानी पहला उत्तर नहीं हो सकता। K L के बाएं बैठा हुआ है क्या? K L के ये कह रहा है पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा हुआ है, तो पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा हुआ है, यानी K के बाएं थोड़ी है L, K के बाएं थोड़ी है L तो इसके दाएं बैठा हुआ है, और M के बाएं थोड़ी है I,
एम के बाएं थोड़ी है आई, एम के दाएं बैठा हुआ है आई, और एच एल यानी ये देखो एच एल, एच के बाएं बैठा हुआ है एल, तो यही बताना था जो एच के बाएं बैठा हुआ है एल, तो यानी उसका उत्तर हो गया दोस्तों डी हो गया। अब देखो लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वें स्थान पर है, पिंकी बाएं से 11वें स्थान पर है, तो इसको मैं मिटाता हूं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये कहाँ गया, लो जी मैंने इसको मिटा दिया और मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से है दोस्तों, यानी ये इधर से तो कितने स्थान पर है, पिंकी 11वें स्थान पर है, ये लो जी। अब क्या कह रहा है ये, और डिंकी दाहिने छोर से 13वें स्थान पर है, और इधर कोई डिंकी बैठी हुई है, इधर तो बैठी हुई है पिंकी और इधर बैठी हुई है डिंकी, और ये इधर से तो 11वें स्थान पर है, और ये पीछे की तरफ से कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। अब क्या कह रहा है ये, दाएं पिंकी सीमा पिंकी के दाएं से दूसरे पर है, यहाँ छोड़ दो, और यहाँ पर है कौन, सीमा, ठीक है। और क्या कह रहा है वो, डिंकी के बाएं से चौथा है, यानी ये डिंकी यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी ये कह रहा है इस पंक्ति में टोटल कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 11 + 2 13, 11 + 2 13, और ये है 13, और जो ये बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं ये भी आ जाएंगे मेरे साथ में। देखो दोस्तों 11 तो ये हो गए, 12 13 14 15 16, 16 और 13 जोड़ेंगे अपन, 16 और 13 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 29, यानी इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर हो गया सी। दोस्तों इसको थोड़ा संभल के करना है, प्रश्न को जैसे 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 बोला गया है वैसे ही करना है आपको, ठीक है। और ये सब पॉसिबल होगा आपकी प्रैक्टिस से, तो आपको प्रैक्टिस जम के करनी है आपको, अगर इसमें पटवारी में सिलेक्शन चाहिए तो। देखो आगे वाले प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 88 नंबर का प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उनमें से कौन सा एक होगा। अब देखो यहाँ क्या है, लकड़ी, पुस्तक, फैक्ट्री, कागज और मुद्रण। देखो अब दोस्तों इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सीधे आंसर पे पहुंच जाओगे कि मुद्रण होगा वो सबसे लास्ट में होगा, जो छपेगा ना वो सबसे लास्ट में होगा, तो मुद्रण हो रहा है यानी इसमें हो रहा है, सी वाले में लास्ट दे रखा। और बाकी इसको देखें, लकड़ी होती है, लकड़ी होती है, वो जाती है कहाँ, फैक्ट्री में, लकड़ी जाती है फैक्ट्री में, लकड़ी जाती है फैक्ट्री में। और फैक्ट्री से क्या बनता है, कागज बनता है, कागज बनता है, कागज से बनते हैं मेरी पुस्तक, कागज से क्या बनती है, मेरी पुस्तक बनती है। देखो ये क्या है, लकड़ी गई फैक्ट्री में, यानी एक लकड़ी और गई फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाने के बाद बन गई कागज, फैक्ट्री में जाने के बाद बन गई कागज, और कागज के बाद क्या होगा, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इसमें। देखो इसमें क्या है, ये पहले मुद्रण होगा जब भी तो पुस्तक बनेगी भाई, कोई किताब छपेगी, सॉरी कोई नोटबुक है वो छप जाएगी तभी तो वो पुस्तक बन जाएगी, तभी क्या बनेगी वो पुस्तक, यानी इसका उत्तर होगा दोस्तों ए क्या होगा, उत्तर होगा इसका, यानी पुस्तक जो होगी दोस्तों, माफी चाहूंगा इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, पुस्तक हो गई वो सबसे लास्ट में हो जाएगी, मुद्रण होने के बाद बनेगी पुस्तक, पुस्तक पहले नहीं बन सकती है, ठीक है। पुस्तक को मुद्रण नहीं कर सकते आपको, ठीक है, आप जो मुद्रण हो जाएगी उसके पास पुस्तक बन जाएगी। अब देखो ये इस वाले प्रश्न का उत्तर देना है ए और सी, यानी इसके नंबर लिख लेता हूँ, 1 3 5 7 9 11 13, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो इस 1 3, यानी इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2, अब इसमें भी 2 जोड़ेंगे यानी 15 आ जाएगा, 15 यानी ओ और होगा मेरा ए उत्तर होगा दोस्तों। दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट से संबंधित है। जैसे नाइट्रोजन एक गैस है दोस्तों, नाइट्रोजन एक गैस है, इसी प्रकार का संबंध इनमें से बताना है कि लेड पेंसिल, ऐसा कोई संबंध नहीं है इसमें, पंखा डेना ऐसा नहीं है, मरकरी तरल, अब देखो यहाँ नाइट्रोजन गैस थी तो मरकरी क्या है, तरल है, यानी इसका उत्तर सी हो गया, सीधा आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92 मेरा क्या कह रहा है, देखो दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। अब इसमें विषम बताना है कि अलग कौन सा है। देखो 8 और 8 का योग 16 हो रहा है,
इधर 12 और 4 का योग भी 16 हो रहा है, 13 और 6 3 का योग भी 16 हो रहा है, पर ये 10 और 7 का योग 17 हो रहा है, यानी इसका उत्तर अलग क्या हो गया, डी। डी ये इसका उत्तर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से नौवा, ये लो जी दाएं छोर से मैं यहाँ पर नौवा हो गया। और क्या बोल रहा है, 90 के दाएं का चौथा, यानी इधर से वापस चौथा इधर गए, ये लो जी इधर से चौथा, मतलब पीछे से कितना हो गया, पांचवा हो गया दोस्तों, पीछे से कितना हो गया, पांचवा हो गया। अब ये कह रहा है कि आगे से कौन सा आंसर हुआ, मतलब लेफ्ट साइड से उसका उत्तर कौन सा हुआ, या फिर अक्सर बताना ही कौन सा हुआ। तो अपन इसके लिए अपन सीधा ही देखते हैं, 27 में से घटा दो 5 को तो ये 22, यानी 22 पे वी आता है मेरा, यानी इसका उत्तर हो गया वी। दोस्तों आप ऐसे अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, पीछे से देख लो कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे आप वी, ठीक है। इस प्रकार जो 5वें पे पीछे से जो आएगा राइट साइड में वो होगा मेरा वी। अब देखो आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनीता का परिचय करते हुए निकिता ने कहा। अब देखो यहाँ देख लेते हैं निकिता, और यहाँ क्या कह रही है वो, सुनीता के लिए कह रही है, ये कोई सुनीता लड़की है, इसके लिए क्या कह रही है वो, ये कह रही है कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी इसके पिता की इकलौती बेटी तो ये खुद होगी निकिता, इसके फादर थे और उसकी इकलौती बेटी निकिता खुद हो गई। इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, यानी इसकी भी क्या है, ये बेटी है, इसकी क्या है, ये बेटी है। तो निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो ये निकिता सुनीता की मदर है, निकिता क्या है, सुनीता की मदर है। तो इसमें आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो निकिता सुनीता क्या लगती है, मदर लगती है, और इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये रोम को लिखा जाता है मोर, ये लिख लेता हूँ मैं ROME, इसको लिखा जाता है MORE। देखो बीच वाले अक्षर को तो सेम ही रख दिया, एक छोड़ के एक, और इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसी प्रकार का इसको करना है। देखो ये क्या है, डेयर, DARE, यानी यहाँ पर तो आएगा ए और ई आएगा यहाँ पर लास्ट में, और यहाँ हो जाएगा आर, और यहाँ हो जाएगा ये डी इधर आ जाएगा, आर इधर आ गया, तो ये हो जाएगा रेड, RADE उत्तर है दोस्तों, डी इसका उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 96 को देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है, 96 क्या कह रहा है, और उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों, इसको मिटाता हूँ मैं, और उस प्रश्न को अपन हल करेंगे। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इनको रोक कर अपने आप से प्रश्न का उत्तर देखो, और उसके बाद आप मेरा आंसर देख लो, ठीक है। और आपको अगर पटवारी में सिलेक्शन चाहिए तो इस प्रकार की सीरीज डेली देखनी पड़ेगी। मैं रोज इसके वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। देखो आप क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है मेरा, देखो प्रश्न नंबर 96 ये लो क्या कह रहा है, अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। ये लो जी अनिल यहाँ खड़ा था और ये चले गया 10 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, वहां से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 10 गया था तो ये 6 वापस आ गया, 6 वापस आ गया है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से तो कितना चला, जो पहले वाले स्थान से तो ये 4 ही चला है, अभी 10 गया था 6 वापस आ गया, मतलब पहले वाले स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद यहाँ से ये पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल गया। ये लो जी यहाँ से चला है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ से चला है 3 किलोमीटर दूर, क्योंकि ये अब यहाँ पहुँच गया ना, यहाँ पहुँच चुका है ये, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ यहाँ से, आपको इस चीज़ को समझना है। देखो ये यहाँ से ये 3 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से ये कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना है मेरे को, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 25 होता है। कर्ण का मान आ गया मेरा 5, यानी 5 किलोमीटर आ गया दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो गया मेरा 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर, प्रश्न नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 97 क्या कह रहा है मेरा, 97 प्रश्न नंबर 97 क्या कह रहा है, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे,
ए और बी संस्कृत, यानी ए और बी, इन दोनों में से कोई सा फिक्स नहीं है अभी कि या तो ए या बी, ए और बी, ए या बी क्या पढ़ाते हैं, संस्कृत और गणित। एक तो पढ़ाता है संस्कृत और एक पढ़ाता है गणित। ये लो जी। और क्या कह रहा है, एक्स और बी, एक है फिर एक्स और एक है बी। ये क्या पढ़ाता है, एक गणित पढ़ाता है और एक इतिहास, एक पढ़ाता है गणित और एक पढ़ाता है इतिहास। वाई ए, ये वाई या ए, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। जेड बी, जेड या बी, भूगोल स्पेनिश, ये भूगोल या स्पेनिश पढ़ाते हैं। निम्न में से कौन सा युग गणित और इतिहास पढ़ाता है। अब दोस्तों जो प्रश्न पूछा है उसी पे अपन डायरेक्ट देखते हैं कि गणित और इतिहास कौन पढ़ाता है। तो देखो मैथ गणित यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन मेरा बी आ रहा है, यानी बी तो मेरा गणित के लिए बी मान सकता हूँ मैं। और इतिहास, इतिहास देखो ये यहाँ पर गणित तो बी पढ़ा रहा तो इतिहास बच गया, तो ये कौन पढ़ा रहा है, एक्स, यानी इसका उत्तर हो गया दोस्तों बी एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों, बी एक्स इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं अपन 98वें प्रश्न का, देखते हैं क्या कह रहा है। यदि वर्षा पानी है, यहाँ लिख लेते हैं, वर्षा क्या है मेरी, वर्षा है मेरी पानी। और कह रहा है पानी सड़क है, पानी क्या है मेरी, पानी है मेरी सड़क। ये लो जी, पानी है सड़क। और सड़क है बादल, सड़क को क्या माना है इसने, सड़क को माना है बादल, सड़क को माना है बादल। और बादल है आकाश, बादल है आकाश। बादल है मेरा आकाश। और आकाश है समुद्र, समुद्र है मार्ग, आकाश है मेरा समुद्र और समुद्र है मेरा मार्ग। ये लिख लेता हूँ यहाँ पर, समुद्र है मेरा, समुद्र क्या है मेरा, समुद्र है मार्ग। ये लो जी, समुद्र है मेरा मार्ग, समुद्र मेरा मार्ग हो गया दोस्तों। अब देखो इसमें करना क्या है, अब ये पूछा है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। हवाई जहाज तो आकाश में उड़ते हैं, और आकाश का कोड क्या है दोस्तों, आकाश का कोड समुद्र है, यानी इसका उत्तर तो होना चाहिए था समुद्र। इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, समुद्र होना चाहिए था। पर इसका उत्तर जो बोर्ड ने माना था वो इसका उत्तर बादल माना था। अब ये मेरे को नहीं पता किस प्रकार उसने इसका उत्तर बादल माना था, पर इसका उत्तर उसने बादल मान रखा है, जबकि इसका उत्तर होना चाहिए था आकाश में उड़ता है, और आकाश का कोड समुद्र दिया है, पर समुद्र ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 99 क्या कह रहा है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा क्या होगा, बीज होगा। एक नंबर पे तो एक ही होगा, यानी दूसरा आंसर तो ऑप्शन तो मेरा कट गया। दूसरे नंबर पे क्या होगा, बीज होगा, तो फिर क्या बनेगा, पौधा बनेगा, यानी दूसरे पे 2 होगा, यानी ये तीसरा ऑप्शन भी कट गया। अब पहले और दूसरे ऑप्शन में देखना है इनमें से उत्तर क्या होगा। पहले पे बीज होगा, दूसरे पे पौधा होगा, फिर पौधा होगा, फिर पौधे के बाद क्या बनेगा, फिर पुष्प बनेगा, 3 होगा, यानी पहला उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 1 2 3। फिर पुष्प के बाद क्या होगा, पुष्प के बाद वृक्ष बनेगा, और वृक्ष के बाद क्या बनेगा, फल बनेगा, यानी इसका उत्तर हो गया दोस्तों ए उत्तर हो गया इसका। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 यानी 100 की ओर। प्रश्न नंबर 100 मेरा क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, इसमें दिया गया है ये, अब इस खाली स्थान पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो 7 21 और 8 इनका योग करते हैं अपन, 7 21 और 8 का योग करेंगे दोस्तों, 28 और 6 36 हो गया। इनका तो दिया नहीं बीच वाला स्थान, और इनका योग करते हैं तो 12 प्लस 1 प्लस का 23 करते हैं तो भी कितना होता है दोस्तों, 36 होता है, यानी इसका योग भी 36 होना चाहिए। 17 और 5 मेरा क्या हो गया, 22 हो गया। 22 में कितने जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए इसका उत्तर होगा दोस्तों। अब देखो ये गणित के प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से, और गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। 69 माइनस, अब देखो ये 14 गुणा 3 बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा कर लेंगे, 14 गुणा 3 करेंगे 14 3 42 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 69 माइनस, देखो ये क्या है, 9 पंजे 45, सॉरी यहाँ पर कितना है, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा
9 में से दोगे तो 7, 6 में से दोगे तो 27 प्लस 2 हो गया दोस्तों 29, 29/20 हो जाएगा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखो इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा दशमलव और फिर 4, यानी 1.4 वाला जो होता है, हाँ ये उत्तर नंबर ए हो गया दोस्तों। 1.45 इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 102 में क्या क्या है दोस्तों, ये सीधा है तो इसको जोड़ के करना पड़ेगा। 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब औसत ज्ञात करना है, पहले लिखना है अभाज्य संख्या। 60 से बड़ी अभाज्य संख्या 61 है, फिर 63 होती नहीं है, 65 होती नहीं है, 67 होती है, 69 होती नहीं है, 71 होती है, 73 होती है, 77, 75 होती नहीं है, 77 होती नहीं है, उसके बाद 79 होती है और 81 होती नहीं है, 83 होती है, 87 नहीं होती और 89 होती है। तो इस प्रकार ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं होती है दोस्तों अभाज्य इनके बीच में। तो देखो इनको जोड़ते हैं, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 और 3 24, 24 और 9 कितना हो गया 24 और 9 हो गया 33, यानी 3 हासिल का 3 आ गया। अब देखो अब क्या होगा, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, 26 और 7 कितना हो गया 26, 4 3 33, 33 और 8 कितना हो गया 41, 41 और 8 49, 8 और 8 16, 16 और 14 कितना हो गया 16 और 14 30 हो गया, 30 30 हो गया और 30 और 14 कितना हो गया 30, 40, 44 और 6 51। दोस्तों ये हो गया मेरा 513। इसमें भाग देना है 7 का। तो अब देखो इसमें इसका भाग देंगे, औसत निकालना है इसलिए इसका भाग देना पड़ेगा। 7 बार जाएगा 49, 2 और 1 23 हो गया, 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 21, यानी 23 73। तो दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं इसको जोड़ लेते हैं एक बार और उसके बाद दोबारा देखते हैं। देखो 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 7 25 और 7 32 और 1 33, 3 हासिल का 3 आ गया दोस्तों। 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, 33 और 8 41, 41 और 8 49, यानी 500। ये हो गया दोस्तों मेरा 500। इसमें देखना पड़ेगा, देखो दोस्तों ये 513 हो गया 49। ओ देखो 49 प्लस 3 करेंगे तो दोस्तों 52 आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा, यानी ये होगा 52। तो इस प्रकार अब इसमें भाग देंगे दोस्तों, तो 7 का देंगे तो 7 बार और 49, 2 और 1 3, 3 33, तो 7 चौक 28 और फिर कितना बचेगा, ये ऐसे देख लो दोस्तों। इसमें 523 में भाग दोगे 7 का तो 7 बार 49, ये 3 और 3 28 और कितना बचेगा 5, यानी 0, यानी 7 74.7 वाला ऑप्शन देखो दोस्तों, इनमें से वो डायरेक्ट उत्तर 74.7 वाला उत्तर एक ही है, यानी 102 वाले में आंसर कितना हो गया ए उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो 103 की ओर बढ़ना है और उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों। देखो अब मैंने इसको मिटा लिया, अब इसको देखते हैं अपन। पैसे एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, यानी इसमें कौन कौन से सिक्के हैं, एक तो 1 रुपये का सिक्का है और एक 50 पैसे का सिक्का है, और क्या है, और मेरा 25 पैसे का सिक्का है। ये 25 पैसे का है और 50 पैसे का सिक्का है। कि कुल 175 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं दोस्तों, इन सब का योग हो रहा है मेरा टोटल 175। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों से जो भी रुपए बन रहे हैं वो समान बन रहे हैं। मैंने मान लिया इससे मैं 1 रुपया बना रहा हूँ तो 1 सिक्का चाहिए, इससे मैं 1 रुपया बना रहा हूँ तो कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के चाहिए, और इससे मैं 1 रुपया बना रहा हूँ तो कितने सिक्के चाहिए, 4 सिक्के चाहिए। यानी सबसे मैं 1-1 रुपये बना लिया और सबसे मैंने सिक्कों की संख्या लिख ली, तो ये इनका योग करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 7 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 175। 7 का मान दे रखा है 175, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 और 5 35, 7 पंजे 35, यानी 25 आ गया दोस्तों। यानी ये कह रहा है कि
तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं, तो देखो इसमें कितने सिक्के हैं, इसमें 25 सिक्के इसके हैं, ठीक है, 25 सिक्के इसके हैं और 25 सिक्के इसके हैं, तो तीनों से मिलाकर जो भी सिक्के हैं वो है अपने पास, यानी कि कितने सिक्के हो गए दोस्तों, 75, सॉरी, है ना। यदि बैग में मूल्य क्या समान हो तो बैग में कुल राशि है दोस्तों 75 रुपये। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये सिक्कों की संख्या नहीं है, ये क्या है कि इससे कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, इससे ही 75 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, इससे सॉरी 25 प्राप्त हो रहे हैं, इससे ही 25 प्राप्त हो रहे हैं, तीनों से मिलाकर 75 प्राप्त हो रहे हैं। और अगर इसमें सिक्कों की संख्या पहुँच ले तो इसमें अगर देखो इसमें कितने हैं, इसमें 25 सिक्के होंगे, इसमें 100 सिक्के होंगे, और इसमें इसमें कितने सिक्के हो जाएंगे दोस्तों, 2500, और इसमें कितने हो जाएंगे, 25 रुपये के लिए कितने सिक्के चाहिए, 4 से गुणा कर देंगे, यानी 100 सिक्के चाहिए। तो दोस्तों ये सभी का योग देखोगे आप तो कितने, सॉरी यहाँ पर मेरा 25 के लिए 50 सिक्के चाहिए, तो इन सब का योग कितना हो गया, 175 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये उत्तर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 104 क्या कह रहा है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, यानी दो शंकु है, मैंने मान लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये दोस्तों ये आपको देखना ही नहीं है, ये मेरे को पता है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1/3 और पाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, स्क्वायर H1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर का मान तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये H1 हो गया, एक का आर का मान 1 है और इसका H हो गया। अभी बोला इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, इनका आयतन बराबर है तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका उत्तर हो जाएगा मेरा डी। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं अपन, प्रश्न नंबर 105 की ओर। प्रश्न नंबर 105 क्या कह रहा है मेरा, ए का 30% बेलन बी के सॉरी ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है, यानी ए का 30% को दोस्तों मैं 3/10 लिख देता हूँ, बराबर है बी के 3/5 के 20% को दोस्तों मैं 1/5 लिख देता हूँ, और ये कह रहा है बराबर है, तो बी का वेतन 2400 है, बी का वेतन भी दे दिया, यानी a गुणा 3/10 और बी की जगह दे दिया मेरे को 2400, और ये हो गया 3 इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 5 गुणा 1/5। अब क्या होगा दोस्तों, अगर इसको 5 से काटते हैं 4, देखो इसको सीधा मैं ऐसे काट लूँ, 5 को 25 और 25 का भाग देना है 2400 में, तो 2400 में देने के लिए सबसे पहले 8 बार चले जाएगा, 9 बार चले जाएगा, 225 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 0 बच गया, यानी कितना हो गया, 6 बच गया, यानी यह 96 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया, 96 हो गया। अब इस 3 का भाग इस 96 में देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 0, यानी 960, और उसके आगे जितने भी 0 आ रही है ये आएगा, यानी ये गड़बड़ी नहीं हुई, ये आ गया आंसर मेरा बी, 960 इसका उत्तर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 106, और प्रश्न नंबर 6 को करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, प्रश्न नंबर 6 को करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, पहले प्रश्न को पढ़ो आप आसानी से, उसके बाद अपने उत्तर खुद से सोचो और उसका उत्तर चेक करो दोस्तों। फिर अस्मिता ने 9534 की एक राशि 4% की साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समयावधि कुल इतनी राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश की, यानी कोई धन है मेरा ये 95 34 गुणा PRT, आर का मान तो मेरे को दिया नहीं, आर का मान तो 4 दिया गया है और टी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले मेरे को ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये मिश्रधन दिया हुआ है 11,442 और ये मेरा 9,534 है, ये 12 में से 4 गया तो कितना हो गया 8, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ बचा 14 में से 5 गए तो 9 बच जाएंगे, 10 में से 9 गया तो 1, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 1908 रुपये मेरा ब्याज आएगा, ये आएगा मेरा 1908 रुपये, और इस ये बट्टे में क्या होगा इसके 100 होगा। तो इसको हल करना है दोस्तों, टी का मान निकालना है मेरे को, टी का मान यहाँ 1908 गुणा 100 बट्टे में 4 गुणा 95 34, दोस्तों इसका भाग इसमें दोगे तो देखो 2 बार जाएगा और 2 का देंगे तो इसमें 9 18 हो गया, इधर 5 और 4 ये हो गया, फिर 2 का देंगे
तो कितना हो जाएगा, 4 बार 8 जाएगा, इधर 15 तो 7 बार और फिर 7 बार। तो इस प्रकार अब दोस्तों इसका भाग इसमें दोगे, इसको हल करोगे ना दोस्तों तो आप 5.05 ऐसे कुछ आएगा। तो आप अपना समय कितना मानना है, 5 वर्ष। इसमें ऑप्शन में से उत्तर देना है मेरे को, उत्तर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 108 है। प्रश्न नंबर 108 क्या कह रहा है, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपये, यानी 24 का मूल्य कितना है, 72 रुपये है, 72 है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 72/24। और ये क्या बोल रहा है, 120 संतरों का मूल्य ज्ञात करो, 120 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। 24 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा और 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा 360। यानी ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया हुआ है कितना है मेरा, ऑप्शन नंबर ये है बी दोस्तों। एक प्रश्न ये रह गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज, 107वां प्रश्न रह गया दोस्तों, 107वां प्रश्न रह गया। अब इसको भी हल कर लेते हैं, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ और उसके बाद उस प्रश्न को हल करते हैं। देखो 107वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, 107वां प्रश्न कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है। ये लो, मेरी कोई राशि थी 12,000 रुपये मैंने जमा कराई और ये कह रहा है कि हर 5 साल में दुगनी हो जाएगी। तो मैंने मान ली राशि x थी, 5 साल हुए फिर 2x होगी, फिर 5 साल हुए फिर इसकी दुगनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 4x हो गई, फिर 5 साल हुए और फिर इसकी दुगनी होगी यानी 8x होगी, फिर 5 साल हुए और फिर कितनी होगी, इसकी दुगनी होगी यानी 16x होगी। तो दोस्तों हर बार 5 साल में ये दुगनी हो रही है, यानी x का मान यहाँ पर 12,000 दे रखा है, तो 16x का मान ज्ञात करना है, यानी 16 को गुणा करना है दोस्तों 12,000 से, ये 12,000 से। अब देखो 12 12 5 12 छिंग 72, बस 12 छिंग 72, 7 12 एकम 12 और 7 मेरा कितना हो गया 19 हो गया, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा, तो यानी इसका उत्तर हो गया ये वाला 1,92,000 रुपये। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 109 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 109 देखो, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। तो दोस्तों मतलब कितने ग्राम की बेईमानी कर रहा है, 50 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, और किस पर कर रहा है, 950 ग्राम पर कर रहा है, ये लो जी। तो इसका प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। ये लो जी, 0 से 0 गया, इसका भाग इसमें देंगे तो 19 बार जाएगा, 19 पंजे 95 होता है। अब 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा। अब उस पॉइंट देखो 95, 5 जीरो हो जाए तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, यानी 2, ये इसका ऑप्शन 5.2 जो आ रहा है वो इसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टिक लगानी है आंसर, इसलिए आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। मान लो उसने 100 रुपये की कोई वस्तु बेची, महेश ने खरीद मूल्य के एक वस्तु को बेचा, मान लो इसने पता नहीं मेरे को कितने में बेचा था, और महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ किया कमाया, यानी मैंने मान लिया 100x में खरीदा था और 1/4 इसका चौथाई हो गया 25x के बराबर, उसने क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। यदि उसने 375 में बेची, अगर मान लो कोई 100 रुपये की वस्तु है, 25 का लाभ कमा रहे हो, तो कितने में बेचोगे आप, 125x में बेचोगे। और ये कह रहा है कि कितने में बेची, 375 में बेची। तो x का मान निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है यहाँ से 375/125, और इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार चले जाएगा, यानी x का मान 3 आ गया। यानी कितने में खरीदी उसने, 300 में खरीदी वस्तु, कितने में खरीदी दोस्तों, वस्तु उसने 300 में खरीदी, यानी सी लागत मूल्य यानी खरीदी गई मूल्य का, जो वस्तु का जो खरीदी गई मूल्य था वो निकालना था, और वो हो गया ऑप्शन नंबर डी है, सी है सॉरी, वो उसका उत्तर हो गया। अब देखो, अब दिया गया है मेरे को 11वां प्रश्न है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, और उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ये जो जोड़ बाकी ये गुणा है ना, भाग दे रहे हो, ये आसानी से आप चुटकियों में आंसर ले आओ, क्योंकि आपके दिमाग पर सीधा क्लिक करेगा वो। 31 20/26, और ये प्लस का है, और 13 गुणा 30 है, 13 3 39, ये तो 390 हो गया, और इसको भाग इसमें देंगे तो 13 से कटा 2 बार, तो 13 दूनी 26, और इधर
4 आ गया, 13 चौक 52, ठीक है, और ये 0, यानी इसका भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा दोस्तों, 13 दूनी 26 होता है। 2 का भाग इसमें देंगे तो 120, यानी ये इसको 120 को जोड़ना है, 0 9 और 2 11, 1 हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5, तो 510, यानी इसका ऑप्शन में जो 510 है वो इसका उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है दोस्तों। एक आयत का क्षेत्रफल का परिमाप 480 है। अब देखो क्षेत्रफल का परिमाप 480 है, क्षेत्रफल होता परिमाप होता है मेरा एक आयत का क्षेत्र का परिमाप, क्षेत्र का परिमाप है दोस्तों, क्षेत्रफल का परिमाप नहीं है। इस चीज़ को, शब्दों को आप ध्यान दो। देखो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है मेरे को, 480। मैं डायरेक्ट बोलूँ, अगर आप ये वाली कैलकुलेशन तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सीधा बता इसका आधा करना होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है, इसका आधा कर देंगे तो 240, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है, 240 है। और वो यहाँ पर दे रखा है और लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात ये दे रखा है, अनुपात दे रखा है, यानी 5 और 3 यहाँ ये हो गया 8x। 8x का मान कितना है, 240, तो x का मान निकालेंगे दोस्तों 3, यानी x का मान 30 आ गया। तो अब एक तो मेरा 5x है और एक मेरा क्या है 3x है। तो अब क्या बोल रहा है वो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो दोस्तों। तो पहले ये लंबाई निकाले तो ये 150 आ गई लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई मेरी 90। तो अब ये बोला है इनका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, यानी इनको आपस में गुणा करेंगे। 15 को 9 से गुणा करेंगे तो मेरा 200, 15 को 9 से गुणा करते हैं तो दोस्तों ये होता है 135, ठीक है। और जो 0 है वो लगा दो, 2 0 स्क्वायर में आएगा, यानी इसका उत्तर हो गया 135 स्क्वायर मीटर। ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 113 है, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत है, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों पानी वाष्पित हुआ है तो चीनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीनी पहले भी जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि उड़ेगा पानी तो पानी में अंतर आएगा, बाकी चीनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ था शुगर और थी वाटर। अब ये थी पहले 5 कितनी थी, 6 लीटर, पहले थी 6 लीटर, पहले 6 लीटर थी, उसमें से 24%, यानी ये क्या, उसमें से इसका 6 का 24% निकालें अपन दोस्तों, तो ये कितना हो गया, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं अपन 6 गुणा 0.4, ठीक है। और इसको करेंगे 6 चौक 24, सॉरी 24% नहीं है दोस्तों, 4%। तो यानी ये शुगर है मेरी 0.4% है। वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5.76% हो जाएगा। अब ये बोल रहा है इसको गर्म किया और पानी उड़ गया मेरा, तो शुगर तो अभी भी कितनी है 0.4 है, पर पानी की मात्रा अब कितनी होगी 4.76, और जो टोटल पानी था वो 5 लीटर बच गया दोस्तों। तो ये बताना है 0.45 का कितना प्रतिशत होता है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 बार चले जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा मेरा 4 24 दूनी 48 और 0 है तो ये 4.8% होगा दोस्तों, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4.8% का उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 114 की तरफ। 114 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है मेरा कि 1540 का 1/7 का 20% का दोस्तों मतलब होता है 1/5। अगर इसका भाग इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 और 1 और 4 14 हो गया, फिर 2 और ये 0। अब फिर 5 का भाग देंगे दोस्तों इसमें तो 4 बार और 4 बार, यानी 44 का उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब बोल रहा है एक आदमी या 2 महिलाएं, या तो एक मैन हो या 2 वुमेन हो और 3 लड़के 3 बॉयज हो, एक कार्य के हिस्से को 44 दिनों में करते हैं। कोई कार्य है ये मेरे को पता नहीं है, और कितने दिनों में कर रहे हैं, 44 दिनों में ये खत्म कर रहे हैं। या तो एक मैन करे उसको पूरा तो भी 44 दिन में, 2 वुमेन करे तो भी 44 दिन में, और 3 बॉयज करे तो भी उसको 44 दिन में करते हैं। तो वह कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों पहले अपन ऐसे निकाल लेते हैं कि लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, वुमेन कितना काम कर रही है और बॉय कितना काम कर रहा है एक दिन में, एक लड़का, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसमें जो कॉमन है 1 2 और 3 का कॉमन है उसका भाग दे रहा हूँ, यानी m/6 हो जाएगा, 6 का भाग दे दिया इसमें भी 6 का भाग देंगे तो w/3 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा b/2। यानी मैन एक मैन काम कर रहा है 6 और वोमेन कर रही है 3 और बॉय कर रहा है कितना 2। तो दोस्तों अब ये कह रहा है या तो अब मेरे को टोटल काम निकालना है कि टोटल कितना काम हुआ। टोटल काम निकालूंगा। एक मैन एक दिन में कर रहा है 6 काम और उसको लग रहे हैं 44 दिन। तो टोटल काम कितना होगा, 44 को 6 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 और 2 26 यानी 264 टोटल काम हो गया, 264 इकाई। अब क्या करना है दोस्तों, अब ये बोल रहा है एक तो मेरी क्या हो, एक तो मैन हो, एक वुमेन हो और एक मेरा क्या हो, बॉय हो। तो ये सब मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 264 को। तो देखो एक वुमन एक मैन एक दिन में 6 कार्य करता है, एक वुमन 3 कार्य करती है और बॉय कितना करता है, 2 कार्य करता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा दोस्तों। 6 और 5 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 दूनी 22 और 4 24 दिन 24 आएगा दोस्तों। इसका उत्तर कितना आएगा, 24 दिन में ये सब मिलकर इस कार्य को कर देंगे। अब देखो ये यदि 21A प्लस 21B का मान ये दिया है, 21A प्लस 21B बराबर दिया है मेरे को 1134। तो B का मान इसमें से 21 कॉमन लेंगे दोस्तों, 21 कॉमन लेके उसके भाग में भेज देंगे यानी A प्लस B बराबर क्या हो गया 1134/21 और 21 का भाग देंगे इसमें। 21 को 5 से क्या तो 105, ठीक है। 21 का भाग इसमें देंगे 5 1 5 और 105 और 105 8 और 4 84 हो गया दोस्तों। यहाँ क्या हो गया, 4 बार चले गया 54। A प्लस B का मान 54 है तो इसका औसत निकालना है, मतलब इसमें कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। 2 पद है A और B तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27। यानी इसका उत्तर कितना होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मेरा 27। अब देखो अब मेरे को अब अंतिम 117वां प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। इसको मिटा लेता हूं मैं और उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। आओ देखो इस प्रश्न को हल करते हैं। अब एक घनाभ की विमाएं मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7 11 और 13 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट गुणा। तो 7 को 11 से गुणा किया तो 77 हो गया दोस्तों और 11 को 13 से गुणा किया तो 143 हो जाएगा प्लस 13 को 7 से गुणा करेंगे तो मेरा 91 हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है दोस्तों 10 और 1, ये देखो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 1 हासिल का 2। अब कितना हो गया देखो 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया यानी 311 हो गया। ये 311 को करना है 2 से गुणा तो मेरा कितना होगा 622 हो गया। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 622 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हम आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 118 क्या कह रहा है देखो। अब प्रश्न नंबर 118 क्या कह रहा है, प्रश्न 118 से 120 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हेतु निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें। एक शब्द एक संख्या विन्यास मशीन को जब शब्दों एवं संख्याओं की निवेश रेखा दी जाती है तब वह प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट नियम का अनुसरण कर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर देती है। निवेश और पुनः व्यवस्था का एक उदाहरण निम्नलिखित है। देखो दोस्तों इसमें कुछ प्रोसेस बता रहा है, जैसे कोई मशीन है इसमें शब्द डाले और उसका उत्तर क्या दे रहा है देखो। जैसे गोल 63 57 होम 5 टास्क 82 और 17 ये अलग अलग लिखे थे। फिर पहले चरण में क्या हुआ, सबसे बड़े अंक को लिख दिया 82 को और बाकी को ऐसा का ऐसा लिख दिया 82 गोल से लेकर जो लास्ट तक था वो ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर दूसरे चरण में क्या किया, जो सबसे छोटा अल्फाबेट था उसको लिखा और बाकी को ऐसा का ऐसा लिख दिया। तीसरे चरण में जो 82 से छोटा अंक था उसको लिखा और बाकी को ऐसा ऐसा लिख दिया। चौथे चरण में मतलब जो इससे पहले को जिसको क्रम संतुलित कर चुके थे और बाकी को वैसे का वैसा लिख दिया। अब देखो इसी प्रकार दिया गया है मेरे को कि होस्ट, ये देखो इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करना भी सिखाता हूं दोस्तों आपको। होस्ट 15 32 पेज 43 ओवर मदर और 92। अब देखो दोस्तों पहले चरण में क्या करेंगे, इसके आगे लिख लेता हूँ। पहले चरण में इस 92 को आगे ले आएंगे और इस बाकी को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। दूसरे चरण में क्या करेंगे, जो सबसे छोटा
जो अल्फ़ाबेट है उसको लिखेंगे, यानी एच लिया, ये पहले ही लिखा हुआ है, तो ये मेरा जब पहला चरण करूंगा तब उसी में ये संतुलित हो जाएगा, तो यानी इसके एक के ऊपर डैश लगा दिया है मैंने। दूसरे चरण में क्या करूंगा मैं, दूसरे चरण में अब क्या करूंगा, इससे छोटा नंबर 92 से छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 43, यानी दूसरे चरण में इसको आगे ले आऊंगा और बाकी जो 15 से लेकर ऐसा था उसको ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। तीसरे चरण में क्या करूंगा, तीसरे चरण में जो एच से बड़ा होता है पी, यानी इसको आगे ले आऊंगा और बाकी मैं क्या कहूँगा 15 32 और मदर ये है ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। और चौथे चरण में क्या करेंगे दोस्तों, चौथे चरण में जो 43 छोटा है ये वाला 32, इसको ऐसा ऐसा यहाँ लिख देंगे। और पांचवें चरण में क्या होगा, पांचवें चरण में ये ओ आएगा, एल एम 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 वाला आएगा, ये लो जी पांचवें चरण में एम आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा और उसके बाद ये, यानी पांचवें चरण में ये स्वतः ही संतुलित हो जाएगा दोस्तों। यानी 5 चरण बनेंगे इसमें टोटल, और आपको लिख लिख के करने के बजाय ये है दोस्तों, ये पहला चरण, ये पहला चरण में इसको आगे रखेंगे और इसको आगे रखेंगे तो ये स्वतः ही संतुलित हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इस स्टार्टिंग से जो लाइन है उनको लिखना है, इस प्रकार इनको हल करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 चरण टोटल बन रहे हैं। और क्या कह रहा है, अंतिम से पहला चरण चौथा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 119 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 119 क्या कह रहा है मेरा, देखो एक निवेश का चरण 2 है, ये वाला जो चरण दिया गया है दोस्तों, ये चरण दिया गया है मेरे को, ये कौन सा चरण है, ये दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण है। अब दूसरे के आगे, अब देखो मतलब ये वाली चीज़ तो संतुलित है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 67 कीट 12 25 डॉग फाइट मैन 42। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक निवेश का दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, मतलब इसमें इसको और इसको दोनों को संतुलित करके दे दिया। अब तीसरे चरण में क्या होगा दोस्तों, तीसरे चरण में किसको लाएंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है यानी इस 42 को आगे ले आएंगे, उसके बाद ये बाकी के जो ये नंबर था इसको ऐसा ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे इससे बड़ा अल्फ़ाबेट है यानी ये वाला चौथा चरण में ये डॉग आगे आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आगे जो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब पांचवें चरण में क्या होगा, पांचवें चरण में दोस्तों ये वाली चीज होगी, पांचवें चरण में इसको लिखेंगे आगे और इसको ऐसा कैसे लिखेंगे। और छठे चरण में क्या होगा, छठे चरण में ये आगे आएगा। और सातवें चरण में क्या होगा, सातवें चरण में ये 12 आ जाएगा और 12 के बाद ये मैन, यानी 6 चरण में दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा, 6 चरण में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसने पूछा क्या है मेरे को, पांचवा चरण कौन सा है, पांचवें चरण में ये लो जी पांचवें चरण पूछा है इसने, तो ये 67 हो जाएगा, केट हो जाएगा, ठीक है। पांचवें चरण तक इसको संतुलित कर लो। और फिर क्या होगा, दूसरे चरण में दूसरा था, ये दूसरा चरण था, तीसरा में ये 42 संतुलित हो जाएगा, चौथे में ये डॉग हो जाएगा और पांचवें में मेरा ये 25 आ जाएगा और ये 12 मैन 42 हो जाएगा। यानी ये होगा 67 केट 42 डॉग 25 12 ये 67 के 2 25 12 फाइटमैन, यानी उत्तर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर नंबर इसका बी हो जाएगा। आप देख लिया दोस्तों, इसमें मैंने पूरे चरण बना के बता दिए और आपको डायरेक्ट एक एक चरण को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो लिखा हुआ है उस पर टिक करके और उसका आंसर ले आओ। एक निवेश का चरण 3 है, ये दिया गया है, वो चरण तीसरा दिया गया है। और क्या पूछा है, पुनः व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए कितने और चरणों की आवश्यकता है। देखो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल कितने चरण बन रहे हैं इसमें ये पूछा है। बोर्ड 73 व्हील स्पाइक और ये हो गया डांसर 32 और 59, ये हो गया दोस्तों। यानी ये इसमें संतुलित है, ये वाला संतुलित है, ये 3 चरण, तो ये तीसरा चरण है, यहाँ पर ये तीसरा चरण है। अब चौथा चरण क्या होगा दोस्तों, इसके बाद इससे बड़ा अल्फ़ाबेट क्या होगा, बी से बड़ा अल्फ़ाबेट हो गया मेरा डी, यानी चौथे चरण में ये डी आएगा और बाकी व्हील से लेकर इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। पांचवें चरण में क्या होगा दोस्तों, पांचवें चरण में इसको आगे लाएंगे और बाकी व्हील से लेकर इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। छठे चरण में क्या होगा, डांसर के इस वाले स्पाइक को आगे लाएंगे और बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे।
और सातवें चरण में क्या होगा दोस्तों, सातवें चरण में ये 32 आएगा और 32 आएगा तो ये वाला स्वतः ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी और कितने चरणों की आवश्यकता है दोस्तों, और मेरे को 4 चरण की आवश्यकता है। 3 चरण तो पहले दे दिए इसने और 4 चरण और दूंगा तो 7 चरण हो जाएंगे पूरे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये प्रश्न आज जो पटवारी 2021 का जो थर्ड पारी का पेपर था उसके सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया, मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर इसी प्रकार अगर पटवारी के पेपर में जो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न मुझसे पढ़ने हैं तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आने वाले वीडियो आपको जिससे पहले सबसे पहले मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ।